वेलकम इन दिस टाइमलाइन सीरीज। अभी तक हम लोग 1950 से लेकर के और 1957 तक की सभी घटनाएं जो है ना, ईयर बाय ईयर देख चुके हैं। यानी अगर हमने कोई भी एक ईयर पढ़ा है, चाहे वो 1951 हो या 52 हो या 53 हो या एनीथिंग एल्स, उस ईयर में हुई सभी की सभी घटनाओं को हम एक साथ स्टडी कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपका काम काफ़ी सारा कम हुआ होगा, या आपको चीज़ें जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आई होंगी, या ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेंगी। तो आज का जो टाइमलाइन है वो है हमारा इंडिया इन 1958। 1958 में भारत की स्थिति क्या थी, या 1958 में हमारे लिए कौन कौन सी घटनाएं ऐसी हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो आज जो हम लोग ईयर स्टार्ट करेंगे वो है 1958। इसमें सब मिलाकर के 7 से 8 ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो जीएस में बार बार दिखती हैं। तो स्टडी कर लेते हैं उनको। जो पहली घटना है ना, वो है डीआरडीओ की स्थापना। डीआरडीओ के बारे में आपको पता होगा कि बिना इसके हम रक्षा क्षेत्र में जो उत्पादन करने में सक्षम है ना, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना महत्वपूर्ण ये संस्थान है हमारे लिए। फुल फॉर्म की बात करें तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन। स्थापना इसकी 1958 में हुई थी। मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में है। सुपर इंपॉर्टेंट कंपनी है भारत सरकार की। बात करें कि इससे जुड़े हुए कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं या आते रहते हैं, तो सबसे पहले जो है ना ये पूछा था कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना होगा 1958। ठीक है। मुख्यालय एग्जाम में कई बार आ चुका है तो न्यू दिल्ली याद रखना पड़ेगा। उसके अलावा रिसेंट कुछ ईयर्स में ये भी दिखा है कि डीआरडीओ का मोटो क्या है। डीआरडीओ का जो लोगो है ना, ये लोगो पर इसका मूल वाक्य लिखा हुआ है, जिसे मोटो कहा जाता है। मूल वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। ठीक है, यानी बल का जो मूल है, जो रूट है, वो क्या है? वो विज्ञान है। यहाँ पर माँ में हलंत रहने वाली है, कुछ संस्कृत में लिखा होता है, तो इस वजह से कुछ ऐसा रहेगा। हाँ, एक और ये भी क्वेश्चन दिखा कि इसकी स्थापना दिवस कब मनाते हैं। डीआरडीओ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो वर्ष 1958 में इसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी को। तो जो 1 जनवरी है ना, यही इसका स्थापना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसका जो कार्य है ना, वो है रक्षा मंत्रालय के अधीन आरएनडी के विंग के तौर पे काम करना। आरएनडी क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोलते हैं। यानी रक्षा क्षेत्र में जो भी रिसर्च करनी है या जो रक्षा उत्पादों का विकास करना है, तो ये रक्षा मंत्रालय के अधीन रह करके काम करते हैं इस क्षेत्र में। भारत की तीनों सेनाएं, एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी की जो भी रक्षा जरूरतें होती हैं, उसके अनुसार उन्हें वर्ल्ड क्लास हथियार, वर्ल्ड क्लास जरूरतें उनकी पूरी करना, ठीक है, तकनीक का उत्पादन करना, ये इनका मूल कार्य है। देखो, डीआरडीओ केवल कोई एक अकेली संस्था नहीं है। डीआरडीओ के नीचे अधीन काम करने वाली तमाम सारी कंपनियां हैं। मुझे लगता है शायद 25 से 28 कंपनियां ऐसी हैं जो इसके नीचे काम कर रही हैं मूल रूप से, है ना। भारत के हर बड़े शहर में डीआरडीओ के अधीन कुछ कंपनियां हैं जो रक्षा उत्पादन में लगी हुई। रक्षा क्षेत्र के जो आइटम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल, चाहे वो वर्दी हो, चाहे हेलमेट हो, चाहे गन हो, चाहे एमुनेशन हो, चाहे पैरासूट हो, ऐसी हजारों चीज़ें हैं जो सेना इस्तेमाल करती है। उन सब का उत्पादन डीआरडीओ की देख रेख में होता है। और जो डीआरडीओ है ना, इसी ने इसकी तकनीक का विकास भी किया था। अगर हम बात करें 1958 में इसको बनाने का मूल उद्देश्य क्या था, तो एम था इसका मिसाइल प्रक्षेपण कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाना, जो कि लोग आज भी ठीक से अंजाम दे रहे हैं। भारत को जो मिसाइल कार्यक्रम है ना, उसको सुचारू रूप से चलाने का काम ये आज भी करते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी जिम्मेवारियां इनके हाथों में हैं। बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है, याद रखिए इसके बारे में। अगली जो घटना है वो है नासा की स्थापना। आप देख सकते हैं कि कितना इजी हो गया होगा आपके लिए कि जिस वर्ष में डीआरडीओ की स्थापना हुई ना, उसी वर्ष में नासा की भी स्थापना हुई। अगर ये बात आपको एक साथ पता चल जाए तो ये दोनों क्वेश्चन लॉक हो जाएंगे दिमाग में एकदम। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जिस वर्ष यानी 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई और 1958 में ही अमेरिका ने नासा की स्थापना की थी। ठीक है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। वो क्वेश्चन क्या है? नासा का फुल फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन आ चुका है। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म रहता है। हेडक्वार्टर आ चुका है एग्जाम में कई बार, तो हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी में है, याद रखना है इसको। इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी एग्जाम में दिखा था। वो क्वेश्चन क्या है कि जब नासा का गठन किया गया था ना, उस समय पर अमेरिकन प्रेसिडेंट कौन थे जो अमेरिका को चला रहे थे? ठीक है, तो उनका नाम था आइजनहावर। ये एग्जाम में दिखा है रिसेंट ईयर्स में। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि कार्य क्या करते हैं। तो क्या कार्य करते हैं ये लोग? इनका एम है स्पेस एक्सप्लोरेशन करना, यानी अन्वेषण करना स्पेस की फील्ड में। ठीक है, ग्रहों के बारे में जानकारी करना, उसके बारे में अधिक से अधिक नॉलेज जुटाना, ये सारा का सारा कार्य इनका है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। इसी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस और भी एग्जाम में आते हैं। वो क्वेश्चन क्या है? जैसे अमेरिका की ही एक और स्पेस एजेंसी है जिसे स्पेस एक्स कहते हैं, इसके बारे में आपने सुन रखा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका कि स्पेस एक्स की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना वर्ष 2002 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो उन व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा, ट्विटर के मालिक इलोन मस्क, टेस्ला के मालिक, है ना। अच्छा, इलोन मस्क ने इस कंपनी को क्यों बनाया, या जब अमेरिका में नासा मौजूद था तो स्पेस फील्ड में ये प्राइवेट कंपनी का इतना बड़ा रोल कैसे हो गया, क्यों बनाना पड़ा? देखो, जो इलोन मस्क है ना, ये मानते हैं कि स्पेस ट्रांसपोर्टेशन जो है ना, इसकी कॉस्ट को और कम किया जा सकता है।
यानी यहाँ से पृथ्वी से जब हम स्पेस में कोई चीज़ भेजते हैं ना, तो उस पर जो खर्चा आता है पर किलोमीटर का, उसको और ज़्यादा कम किया सकता है ताकि और ज़्यादा चीप हो। इनका सपना है कि हम रीयूजेबल रॉकेट्स बनाएंगे। जैसे आपने कुछ रॉकेट्स का नाम भी सुना होगा, फॉल्कन 9 एग्जाम में आ चुका है। ये रॉकेट किस कंपनी का है या किस देश से संबंधित है? कंपनी पूछी जाएगी तो आप बताएंगे स्पेसएक्स, अगर कंट्री पूछा जाएगा तो यूएसए। उसके अलावा स्टारशिप के बारे में आपने सुन रखा होगा। ये बहुत ही पावरफुल रॉकेट्स हैं जो कि स्पेसएक्स के द्वारा डिज़ाइन किए गए हैं। एक और स्पेसएक्स के बारे में मैं डेटा बता देता हूँ कि इसके जो मालिक है ना, वो कई बार कहते हैं कि कुछ अदर प्लैनेट्स पर कॉलोनियाँ भी बसाई जा सकती हैं, तो उसके बारे में मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाने की बेसिकली बात करते हैं। तो स्पेसएक्स काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसके एग्जाम में क्वेश्चन दिखे तो याद रखिएगा इसे। अगला जो क्वेश्चन है वो है नेफेड। नेफेड के बारे में बात करें तो ये भारत सरकार की बहुत महत्वपूर्ण बॉडी है। नेफेड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। 1958 में इस कंपनी को बनाया गया था। क्या कार्य करती है कंपनी, पहले इसे देख लेते हैं क्यों महत्वपूर्ण है। उद्देश्य था इस कंपनी को बनाए जाने का कि कृषि के क्षेत्र में या बागवानी के क्षेत्र में या वन उपज का जो फील्ड है, इस क्षेत्र में चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो या प्रोसेसिंग हो या स्टोरिंग हो, यानी वितरण हो, प्रसंस्करण हो या भंडारण हो, इनको गति मिल सके, इनको बढ़ावा मिल सके। तो ये कृषि के क्षेत्र में काम करने वाली भारत सरकार की सबसे बड़ी कंपनी है। आपने देखा होगा जो फर्टिलाइजर्स के बैग्स आते हैं ना, उनमें नेफेड लिखा होता है। इसके हेडक्वार्टर की बात हो, इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और हिंदी में इस संस्था को बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। ठीक है, तो ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। भारत सरकार की कंपनी है, कृषि के विकास को लेकर के तत्पर है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कृषि से जुड़ा हुआ ये भी है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना 1958, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये भारत ही नहीं, विश्व की सबसे लंबी जो नहर परियोजना सिंचाई को लेकर के बनाई गई नहर परियोजना है। 649 किलोमीटर की पूरी लेंथ है। उद्गम इस नहर का कहाँ से होता है, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो सतलज और ब्यास नदी का जो संगम है, जिसे हरिके बैराज बोलते हैं, ठीक है, पंजाब में स्थित है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। तो एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम कहाँ से है, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु क्या है कि ये पूछते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी कब ये परियोजना जो थी वो आरंभ की गई थी, तो वो वर्ष है 1958। अगला देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आईएमओ। आईएमओ मतलब इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में इस संस्था को बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन इसको हिंदी में कहते हैं। उद्देश्य क्या है? शिपिंग के लिए व्यापक पैमाने पर नियम कायदे कानून बनाना, मानक तय करना। देखो, आप देख पा रहे होंगे लगातार कि एक देश जब दूसरे देश से व्यापार करता है ना, तो किस रूट का इस्तेमाल करता है? एयर का नहीं, लैंड का नहीं। सबसे ज़्यादा जो रूट्स इस्तेमाल होते हैं वो कौन से हैं? वो वाटरवेज हैं। तो वाटर में जो नियम कायदे कानून होंगे शिपिंग के, वो कौन फिक्स करेगा? तो उसको लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाएगी जिसे बोलते हैं आईएमओ। तो इनका मूल काम यही है कि जो फ्री ट्रेडिंग है ना, इसको ओशन में बढ़ावा मिल सके, या कोई भी कंट्री जो है ना अपने क्षेत्र में क्षेत्रवाद को ना दर्शाए, या जो डोमिनेंस दर्शाते हैं दिखाते हैं ये ना दिखाए कोई कंट्री। हेडक्वार्टर इसका एग्जाम में कई बार आ चुका है। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आईएमओ का जो हेडक्वार्टर है वो है लंदन में। इसको याद रख सकते हैं आप। अगला जो क्वेश्चन है वो है खनिज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन कई बार कुछ इस तरीके से आया है कि एनएमडीसी, ठीक है, की स्थापना कब की गई थी। एनएमडीसी का फुल फॉर्म भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। एनएमडीसी का फुल फॉर्म रहता है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। एनएमडीसी इसको बोलते हैं। हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम कहते हैं। स्थापना कई बार एग्जाम में आई है, तो याद रखिएगा 1958 में इसकी स्थापना हुई थी एनएमडीसी की। क्या कार्य करता है? तो सबसे पहले ये इस्पात मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एक बॉडी है। पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, यानी सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में काम करती है, सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करती है। उसके अलावा भारत में माइनिंग को बढ़ावा देना तथा खदानों का संचालन करना इनका मुख्य कार्य है। हेडक्वार्टर एग्जाम में कई बार आया है। हेडक्वार्टर याद रखिएगा हैदराबाद में है। एक और चीज़ समझाते हैं, भारत में बहुत सारी माइनिंग होती है, ठीक है, चाहे वो आयरन ओर हो या कुछ भी हो। जो खनन का कार्य है ना, उसकी देखरेख की जिम्मेवारी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की ही है। इसके बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो भी पूछा गया था एग्जाम में, मैंने यहाँ नीचे डाला हुआ है कि एनएमडीसी इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द लो कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। यानी एनएमडीसी जो है ना पूरे दुनिया में सबसे सस्ता आयरन ओर उपलब्ध कराने वाली कंपनी है। आप समझ सकते हैं कि कंपनी का क्या लेवल रहा होगा, क्या ऑरा रहा होगा कंपनी का, किस बड़े पैमाने पर चीज़ों का उत्पादन करती होगी। और वैसे भी आयरन के एक्सपोर्ट में हमारी रैंक बहुत अच्छी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। वैसे भी इकोनॉमी से जुड़े हुए जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, खासतौर से जैसे एसएससी का एग्जाम हो गया, ठीक है, या जो स्टेट के एग्जाम्स होते हैं, इनमें ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है ग्रैमी। ग्रैमी पुरस्कार की स्थापना 1958 में हुई है। ईयर कई बार एग्जाम में आ चुका है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ग्रैमी पुरस्कार कौन देता है, किसके द्वारा वितरित किया जाता है? तो नेशनल
एकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा ये पुरस्कार संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। भारत में इसके प्रथम विजेता कौन थे? तो प्रथम विजेता की बात करें तो इसके प्रथम विजेता रहे हैं पंडित रविशंकर, इसके प्रथम विजेता रहे हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आसफा कानून के बारे में है, सुपर इंपॉर्टेंट बिंदु है। अभी इसके बारे में खूब चर्चा भी हो रही है लगातार, आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर से आसफा को हटा दिया जाए, इस पर चर्चा हो रही है केंद्र सरकार में, है ना। आसफा की बात करें तो ये क्या होता है? आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट इसको बोलते हैं, 1958 का। एग्जाम में कई बार आया कि आसफा कानून कब पास हुआ? 1958 में, पहला बिंदु। दूसरा क्या है, क्यों पास किया गया था? तो उग्रवाद को समाप्त करना था। उस समय पर भारत में उग्रवाद जो था ये फैलना शुरू हो गया था, बल्कि मैं कहूँगा चरम पर पहुँच रहा था। तो इस चीज़ को दबाने के लिए, उग्रवाद को समाप्त करने के लिए हमने एक कानून बनाया संसद में जिसका नाम रखा गया AFSPA, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट 1958। कुछ और भी इससे जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि सबसे पहले ये कानून किस राज्य पर इम्पोज किया गया, कहाँ पर लागू किया गया था? तो वो आसाम था। आसाम पर सबसे पहले कानून लागू किया गया था। ये सेपरेटली क्वेश्चन आ चुका है कि जम्मू कश्मीर में कानून कब लागू हुआ? तो जम्मू कश्मीर में ये कानून 1990 में लागू हुआ था। अच्छा, हटाने की बात करें तो सबसे पहले कानून त्रिपुरा से हटाया गया था 2015 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जम्मू कश्मीर से भी हटने की आवाज़ें उठ रही हैं लगातार, केंद्र सरकार इस पर बातचीत कर रही है, तो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। इस तरह के जो क्वेश्चन है, जो कानून है, जो देश की इकोनॉमी को या देश के लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावित करते हैं, वो एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। अगला सुपर इंपॉर्टेंट बिंदु है नीरी की स्थापना। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ है? ये एग्जाम में 50 बार क्वेश्चन आया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर इसका नागपुर में, नागपुर से ऑपरेट करते हैं, तो ये बहुत आता है। तो इसे भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था वर्ष 1958 में। यहाँ पर ये 56 गलत लिखा हुआ है, ये 58 है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 1958 ही है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा इसे स्थापित किया गया था। भारत सरकार द्वारा स्थापित और वित्त पोषित जो संस्था है, यानी पैसा भी इसको लेकर के इंडियन गवर्नमेंट ही खर्च करती है। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो एग्जाम में दिखता है कि जो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग संस्थान है ना, ये CSIR के अधीन है। CSIR क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, इसी का एक उपक्रम के तौर पे ही काम करता है। इंजीनियरिंग संस्थान है, पर्यावरण को बचाने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए होती है उस पर काम करते हैं। तो भविष्य इनका जो है ना बहुत उज्जवल है। आप देखते ही होंगे कि इस समय पर पर्यावरण को लेकर के कितने सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पर्यावरण से आते हैं। देखिए, एनवायरनमेंट, उसके अलावा इकोनॉमी और साथ साथ जियोग्राफी और थोड़ी सी पॉलिटिक्स, अगर जिस व्यक्ति को इसकी थोड़ी सी भी समझ है ना, या थोड़ा सा आइडिया है, या ठीक से उसने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, तो उसके GS में मार्क्स अपने ही आप अच्छे आते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसा कोई पेपर एग्जाम नहीं बनता है, एग्जाम में कोई ऐसा पेपर नहीं बनाया जाता जिसमें पर्यावरण से क्वेश्चन ना आते हों। एनवायरनमेंट के बारे में आप जानते होंगे, इवन जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो उसमें भी एडिशनल पेपर देना पड़ता है पर्यावरण का। तो बहुत क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं, तो इसके बारे में याद रखना है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको सारा डेटा समझ में आया होगा और आप इसको रोज का रोज तैयार कर रहे होंगे। अगर आप इसे रोज का रोज तैयार करते रहेंगे तो यकीन मानिए 2 या 2.5 महीनों में आप अपने आप को पाएंगे कि 1950 से लेकर के और सन 2024 तक जो कुछ भी देश ने किया है, जो कुछ भी ऐसा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हुआ है जो GS पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, वो आपके दिमाग में एकदम क्लियर डेटा बैठा हुआ होगा। तो करते रहिए साथ में। होप फॉर द बेस्ट।